हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पिरेशन आईएएस डेली न्यूज़ एनालिसिस। आज हम 27 मार्च 2021 का डेली न्यूज़ एनालिसिस करेंगे, जो होगा हमारे हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी और असम ट्रिब्यून से। जो बच्चे यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो हमारे वेबसाइट www.inspirationIAS.org पर विजिट करके स्टडी मटेरियल्स और इस लेक्चर के पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। अल्टरनेटिवली आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे हमारे स्टडी मटेरियल्स के। इंस्पिरेशन आईएएस ने अपने फाउंडेशन बैचेस चालू कर दिए हैं, बोथ ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो जो बच्चे यूपीएससी या अदर स्टेट पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो हमारे इन इन फाउंडेशन बैचेस में इनरोल कर सकते हैं, जो आपके प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस के लिए मॉक टेस्ट सीरीज चालू हो चुके हैं। ये प्रीलिम्स के लिए है 2021। इसमें दोनों पेपर, जनरल स्टडीज और सीसेट दोनों के ही प्रीलिम मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुए हैं। अगर जो बच्चे इस बार प्रीलिम्स देने वाले हैं, वो हमारे इस मॉक टेस्ट सीरीज में इनरोल करके अपने प्री के सिलेक्शंस को कंफर्म कर सकते हैं। आप ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे इन नंबरों पर फ़ोन करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा डेली न्यूज़ एनालिसिस। आज का जो पहला न्यूज़ है वो इलेक्ट्रल बॉन्ड से रिलेटेड है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के सेल को रोकने से मना कर दिया है। मसला ये है कि रिसेंटली एडीआर या एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, जिसके लॉयर थे प्रशांत भूषण जी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये पीएल डायल किया था कि रिसेंटली जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की जो सेल होती है उसको सुप्रीम कोर्ट रोक दे, क्योंकि ये इलेक्ट्रल बॉन्ड बहुत ही ज्यादा करप्शन को फैला रहा है और पार्टीज को इलीगल फंडिंग वगैरह इस इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पीआईएल को रिजेक्ट कर दिया है और उन्होंने कहा है कि उन्होंने मना कर दिया है कि ये पीआईएल मतलब ये इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स कोई किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट कर रहा है। और ये स्कीम 2018, 19 और 2020 में बहुत ही आसान, बहुत ही अच्छे से ये स्कीम ने बहुत अच्छा काम किया है। और ये इलेक्ट्रल पार्टीज को फंडिंग करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, और ये किसी भी तरह के करप्शन या ब्लैक मार्केटिंग या ब्लैक मनी को कन्वर्ट नहीं कर रहा है व्हाइट मनी में। एडीआर का कंसर्न ये है कि ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स होते हैं, इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसमें एनोनिमिटी होती है और इसके चलते पार्टीज को बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस फंड करते हैं, जिसका उन्हें किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन नहीं देना पड़ता है इलेक्शन कमीशन को, जो पार्टीज अपने इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमीशन को प्रोवाइड कराती है। सुप्रीम कोर्ट ने इन सारे डाउट्स को क्लियर किया है रिसेंटली। तो थोड़ा हम लोग पहले समझ लेते हैं आखिर इलेक्ट्रल बॉन्ड होता क्या है और ये कैसे काम करता है। देखिए, 2017 फाइनेंस बिल में अरुण जेटली ने इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को इशू किया था और इसका प्रोविजंस लाया था। इलेक्ट्रल बॉन्ड नॉर्मली एसबीआई इशू करता है। इलेक्ट्रल बॉन्ड विल बी इशूड बाय अ नोटिफाइड बैंक फॉर स्पेसिफिक डेवलपमेंट्स। ये 1000, 10,000 और लगभग 1 लाख और 1 करोड़ के रेंज में ये इशू होते हैं। ये एसबीआई के बहुत सारे करीब 29 ब्रांचेस से लिए जा सकते हैं। और इस इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को लेने के लिए मतलब हर एक पर्सन को, जो भी पार्टीज को फंड देना चाहते हैं, वो पैसा या चेक या डिजिटल पेमेंट ना करके वो ये इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद सकते हैं। जिस डिनोमिनेशन के चाहे उस डिनोमिनेशन के वो खरीद सकते हैं, और खरीद के पार्टियों को ये इलेक्ट्रल बॉन्ड से दे देंगे। इससे क्या होगा कि पार्टीज वो इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेके अपने अकाउंट में डाल के उसको इनकैश करा सकती है विद इन 15 डेज। इसमें डोनर्स को अपना जो भी जो पार्टी को डोनेट करना चाहते हैं, उन्हें केवाईसी फॉर्म फिलअप करने पड़ेंगे, और केवाईसी फॉर्म फिलअप करके ही उन्हें ये इलेक्ट्रल बॉन्ड्स मिलेगा। तो इसमें किसी भी तरह का एनोनिमिटी का मसला नहीं है, क्योंकि हाँ, जब इतना जरूर है कि ये तुरंत लेने की जरूरत नहीं है, पर हाँ, अगर गवर्नमेंट चाहे तो उन डोनर्स के नंबर या उन डोनर के डिटेल निकाल सकती है अगर रिक्वायर्ड रहा तो। दूसरा कहा यह जाता है, दोज हु वांट टू डोनेट टू ए पॉलिटिकल पार्टी कैन बाय दिस बॉन्ड बाय मेकिंग पेमेंट डिजिटली और थ्रू चेक, then they are free to gift the bond to any registered political parties। ऑब्वियस सी बात है, ये किसी भी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज को ही दे सकते हैं, किसी और को नहीं दे सकते, क्योंकि वही पार्टीज इसको इनकैश करा सकती है। और इस बॉन्ड में, ये बॉन्ड किसी भी तरह से ट्रेडेबल नहीं होता, ये ट्रेड नहीं कर सकते। ये नहीं कि कोई और खरीदा और इसको किसी और को बेच दिया और वो किसी पार्टीज को देगा, ऐसा ये नहीं हो सकता। The bond will likely be bearer bond and the identity of the donor will not be known to the receiver। ये रिसीवर जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, उनको कौन इसको डोनेट किया उनके बारे में ये पॉलिटिकल पार्टीज इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते। The bank account used must be the one notified to the election commission and the bond may have to be redeemed within a prescribed time period। मतलब 15 दिन का टाइम होता है जिसमें आप उस बॉन्ड को रिडीम करा सकते हो।
नेक्स्ट, ये इलेक्ट्रल बॉन्ड जो होता है एक तरह का बियरर चेक जैसा होता है कि जिसके पास होता है वो इसको इनकैश कर सकता है, बट जिसके पास माने वो पॉलिटिकल पार्टीज ही होने चाहिए। द इशूइंग बैंक विल रिमेन एट द कस्टडियन ऑफ द डोनर्स फंड अंटिल द पॉलिटिकल पार्टीज रिडीम्स द फंड। ऑब्वियस सी बात है, जो भी बैंक इसको इशू किया है वो पैसा उसी के पास रहेगा जब तक वो पॉलिटिकल पार्टीज इसको नहीं लेती। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन रहे हमारे ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स है, ये 2017 में लागू लाया गया था ताकि पॉलिटिकल पार्टीज की जो फंडिंग वगैरह है उसको आसान किया जा सके, उसमें किसी तरह के ब्लैक मनी का यूसेज को बंद किया जाए। अब मसला ये आ गया है कि रिसेंटली इस बॉन्ड में, इलेक्ट्रल बॉन्ड में चेंजेस किए गए थे, अमेंडमेंट किया गया था। उस अमेंडमेंट में ये कह दिया गया था कि इसमें इलेक्ट्रल पार्टीज को, पॉलिटिकल पार्टीज को किसी भी तरह के इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है इलेक्शन कमीशन को कि वो फंड उन लोगों को कहाँ से मिला। ये चीज प्रशांत भूषण और उनके टीम ने शो किया था। उन्होंने कहा था कि इस बॉन्ड में पहले तो एनोनिमिटी ऑफ बायर्स है, मतलब बायर्स के बारे में आप नहीं जान सकते कि कौन है बायर। सुप्रीम कोर्ट ने हर एक डाउट को अच्छी तरह से क्लियर किया। उन्होंने कहा अपने जजमेंट में, ऐसे बोबडे की बेंच थी, उन्होंने क्लियर किया कि द स्कीम प्रोवाइड एनोनिमिटी बट इंश्योर्स दैट एवरीथिंग हैपेंस ओनली थ्रू बैंकिंग चैनल्स। पहला कंसर्न ये है कि कुछ भी ये बैंकिंग चैनल से ही होगा, दो इट प्रोवाइड्स एनोनिमिटी बट बैंकिंग चैनल से होगा। और हर एक बैंक को केवाईसी, जो भी एसबीआई है वो केवाईसी उनके पास रहना चाहिए कि किस कस्टमर, कौन इंसान ले रहा है इसको। तो इसमें एनालिटी का तो कंसर्न नहीं है। हाँ, पहले पहले पॉइंट ऑफ व्यू में तो नहीं दिखेगा, बट हाँ वो एसबीआई के पास उस कस्टमर्स के जो भी बायर्स के इंफॉर्मेशन तो रहेंगे। दूसरा दूसरा जो डाउट उन्होंने, मतलब एडीआर ने कहा कि कॉर्पोरेट हाउसेस कैन फाइनेंस पॉलिटिकल पार्टीज। ऑब्वियस बात है, कॉर्पोरेट हाउसेस जैसे कि बड़े बड़े कंपनियां हो गई वो पॉलिटिकल पार्टीज को फाइनेंस कर सकती है। सो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनीवन बाइंग बॉन्ड विल हैव टू फुलफिल केवाईसी नॉर्म्स। तो कॉर्पोरेट हाउसेस को भी केवाईसी नॉर्म फुलफिल करने पड़ेंगे तभी वो खरीद सकते हैं। एंड द मनी स्पेंट विल रिफ्लेक्ट इन द एक्सपेंस शीट ऑफ द कंपनी। और जो भी पैसा वो कंपनी वो पॉलिटिकल पार्टीज को देगी उसके एक्सपेंस शीट में ये अवेलेबल रहेगा, वो लिखा जाएगा। तो ये नहीं होगा एनोनिमिटी। तो ये डाउट भी क्लियर किया सुप्रीम कोर्ट ने। थर्ड जो डाउट था, एडीआर ने कहा था कि फॉरेन कॉर्पोरेट हाउसेस कैन बाय बॉन्ड एंड इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल इलेक्टोरल पार्टीज। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात में साफ मना कर दिया कि ये बॉन्ड फॉरेन कॉर्पोरेट हाउसेस नहीं खरीद सकते। हाँ, अगर फॉरेन कॉर्पोरेट हाउसेस जो खरीदेंगे उनका इंडिया में एस्टैब्लिशमेंट होना चाहिए। तो बॉन्ड कैन बी परचेज ओनली बाय अ पर्सन हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया और इनकॉर्पोरेटेड और एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। चाहे वो पर्सन या लीगल पर्सन इंडिया का होना चाहिए, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। तो ये डाउट भी क्लियर हो गया। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट डाउट था कि बॉन्ड बॉट विद व्हाइट मनी कैन बी रीपर्चेस्ड विद ब्लैक मनी। मतलब हो सकता है कि बॉन्ड को व्हाइट मनी से खरीदा गया हो और उसको किसी दूसरे पर्सन ने उसको ब्लैक मनी से रीपर्चेस कर लिया हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बॉन्ड को ट्रेड नहीं किया जा सकता, इट इज ए नॉन ट्रेडेबल नोट्स, सो दिस कांट बी ट्रेडेड। तो ये कुछ डाउट था, सिलसिलेवार तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इन सारे डाउट्स को क्लियर किया और ये डाउट क्लियर करके इस जजमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पीआईएल को रिजेक्ट कर दिया था। होप आप लोग को समझ में आया होगा। इलेक्ट्रल बॉन्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इस बार इसके आने के काफी ज्यादा चांसेस है। चलिए अपने दूसरे न्यूज पर चलते हैं। हाँ, दूसरा न्यूज सबसे इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली आपको मालूम होगा इशू हुआ था टाटा सन्स और मिस्त्री के बीच में। आपको मालूम होगा रतन टाटा ने मिस्त्री को उन्होंने डायरेक्टर बनाया था, बट उसके बाद क्या हुआ कि कुछ ही दिनों बाद उन इन दोनों के रिलेशन में तलखियां आने शुरू हो गई थी और साइरस मिस्त्री को अपने पोस्ट से हटा दिया गया था। साइरस मिस्त्री ने अपने उस केस को एनसीएलटी के पास ले गए थे। एनसीएलटी, ध्यान रखिएगा, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल होता है। एनसीएलएटी नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल होता है, दोनों अलग अलग होते हैं। तो एनसीएलटी के पास ले गए थे साइरस मिस्त्री ने। उन्होंने कहा था कि जो मैं, क्योंकि माइनॉरिटी शेयर होल्डर हूं तो इसलिए हमारे राइट्स को दबाया जा रहा है और मैं चाहता हूं कि ये टाटा सन्स हमको फिर से मेरे पोजीशन को रीइंस्टेट करे। एनसीएलटी ने कंफर्म किया था और टाटा सन्स को कहा था कि आप साइरस मिस्त्री के जो रीइंस्टेटमेंट को इंश्योर कीजिए कि वापस उनको उनका पोस्ट देना चाहिए। थोड़ा समझते हैं आखिर ये मसला क्या था। देखिए, रतन टाटा और टाटा सन्स में साइरस मिस्त्री को जो पोजीशन दी गई थी, उन्होंने अपने पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया था और उस पोजीशन के चलते उन्होंने बहुत सारे इंटरनल इंफॉर्मेशन लीक किए थे, जिसके चलते टाटा को बहुत ज्यादा लॉस हुआ था, टाटा सन्स को, और इसके चलते साइरस मिस्त्री को वहां से हटा दिया गया था। ये पूरा मसला था। अब साइरस मिस्त्री ने कहा कि असल में उन्होंने इंफॉर्मेशन जो लीक की थी वो कुछ टैक्सेस के मसले थे जो गवर्नमेंट को या कुछ दूसरे पार्टीज को लीक किया था, और बाकी बहुत सारे कुछ इंफॉर्मेशन थे जो आने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स थे उसको भी लीक उन्होंने कर दिया था। तो ये क्राइम होता है कंपनीज लॉ में।
तो इसको टाटा सन्स ने उन्हें उस अपने पोस्ट से हटा दिया गया था, उनको निकाल दिया था। उन्होंने ये अपील किया था एनसीएलटी में और फिर एनसीएलटी में, और एनसीएलटी ने उनको रीइंस्टेट करने के लिए कहा था टाटा सन्स को, पर टाटा सन्स वापस कहाँ चले गए, वो लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गए। और रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलटी के डिसीजंस को क्वैश कर दिया था। एनसीएलटी के डिसीजन को क्वाश करके कह दिया था कि रतन टाटा या टाटा सन्स ने जो साइरस मिस्त्री को हटाया है वो सही है और उनको रीइंस्टेट करने की कोई जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड एनसीएलटी ऑर्डर दैट हैड रीइंस्टेटेड मिस्टर मिस्त्री। होप ये पूरा मसला क्लियर हुआ आप लोग को। ये मसला चालू हुआ था 2012 में। टाटा सन्स बोर्ड मेंबर एंड डेप्यूटी चेयरमैन साइरस मिस्त्री नेम चेयरमैन टू सक्सीड रतन टाटा की जगह। 2016 में टाटा सन्स बोर्ड रिमूव्ड मिस्टर मिस्त्री बिफोर कंप्लीशन ऑफ हिज टेन्योर 2016 में। और अक्टूबर में, फिर नवंबर, साइरस मिस्त्री मूव एनसीएलटी अगेंस्ट रतन टाटा सन्स एंड इट्स डायरेक्टर। और 2017 में एन चंद्रशेखर टेक्स ओवर एज एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स। ऑन बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम बोर्ड ऑफ वेरियस टाटा ग्रुप कंपनी, मिस्टर मिस्त्री मूव एनसीएलटी एलिजिंग ऑपरेशन ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स एंड मिसमैनेजमेंट बाय टाटा सन्स। एंड 2018 में एनसीएलटी इशू ऑर्डर फेवरिंग टाटा सन्स। एनसीएलटी ने टाटा सन्स को फेवर किया था और उनको रीइंस्टेट करने से मना कर दिया था। बट इस एनसीएलटी के डिसीजंस को उन्होंने अपील किया एनसीएलटी में, अपीलेट ट्रिब्यूनल में। और एनसीएलटी सेट्स असाइड एनसीएलटी ऑर्डर, एनसीएलटी के नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को उन्होंने सेट असाइड कर दिया था एनसीएलटी ने, और रीइंस्टेट करने को कहा था मिस्टर मिस्त्री को एज चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स फॉर हिज रिमेनिंग टर्म। इट आल्सो डिक्लेयर्ड अपॉइंटमेंट ऑफ एन चंद्रशेखर एज एग्जीक्यूटिव चेयरमैन इलीगल। उन्होंने कहा था कि इनको एन चंद्रशेखरन को जो आपने जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अपॉइंट किया वो भी एक तरह से इलीगल है। मिस्टर मिस्त्री ने कहा था कि सिंस ही विल नॉट रिटर्न एज चेयरमैन बट वांट्स टू बी री इंडक्टेड इनटू टाटा सन बोर्ड्स। उन्होंने कहा था कि वो चेयरमैन तो नहीं बनना चाहता है मिस्त्री ने, बट वो उस टाटा सन्स के बोर्ड में वापस वो अपने जगह चाहते हैं। बट अभी रिसेंटली 2020 में टाटा सन्स एंड रतन टाटा अपील टू सुप्रीम कोर्ट, और एनसीएलटी के डिसीजन के खिलाफ वो गए थे और उनके एनसीएलटी के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली सेट असाइड कर दिया था। तो ये विक्ट्री रही रतन टाटा की, और ये पूरा केस रहा एनसीएलटी और सुप्रीम कोर्ट का। तो थोड़ा हम समझेंगे कि आखिर एनसीएलटी क्या होता है, एनसीएलएटी क्या है, और ऑब्वियस सी बात है सुप्रीम कोर्ट क्यों इनके जजमेंट को कर सकता है या सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जा सकता है। थोड़ा समझते हैं, पहले एनसीएलटी फिर एनसीएलटी को समझते हैं। देखिए, एनसीएलटी जो होता है, इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 410 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 फॉर हियरिंग अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। देखिए, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल वह ट्रिब्यूनल होती है, एक तरह का ट्रिब्यूनल है जिसमें अगर किसी भी तरह के मिसमैनेजमेंट, अगर कोई प्रॉब्लम्स होती है तो इसमें अपील किया जा सकता है नेशनल कंपनी लॉ के थ्रू। और एनसीएलटी जो होता है, ये इस कंपनी के ऑर्डर के खिलाफ, अगर किसी को एनसीएलटी का ट्रिब्यूनल के जो ऑर्डर है या जो डिसीजन है वो पसंद नहीं आया, तो वो एनसीएलएटी मतलब नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास वो अपनी अपील कर सकते हैं। So NCLT is also the appellate tribunal for hearing appeal against the order passed by NCLT under section 861 of the Insolvency and Bankruptcy Code 2060 IBC code. NCLT is also the appellate tribunal for hearing appeal against the order passed by the Insolvency and Bankruptcy Board of India under section 202 and section 211 of IBC. NCLT is also the appellate tribunal to hear and dispose of appeal against any directions issued or decision made or order passed by the Competition Commission of India। तो थोड़ा आप ध्यान रखिएगा कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ ही वो यहाँ पर अपील किया जा सकता है, और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ, मतलब उनके डिसीजन के खिलाफ भी आप इस लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते हैं। तो ये रहा एनसीएलटी। नेक्स्ट जो हमारा है एनसीएलटी मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। देखिए, एनसीएलटी पहली बॉडी है जहां पर पहले आपको जाना पड़ेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 408 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 का। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल इज ए क्वासी जुडिशियल बॉडी। ध्यान रखिएगा, ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है, नॉट ए जुडिशियल बॉडी। It can exercising equitable jurisdiction which was earlier being exercised by the High Court and the Central Government। पहले ये जो jurisdiction था ये हाई कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था, बट जब ये लॉ ट्रिब्यूनल बना दिया गया तो ये इनके जुरिस्डिक्शन को इनको ट्रांसफर कर दिया गया। The tribunal has power to regulate its own procedure. The establishment of the National Company Law Tribunal consolidates the corporation jurisdictions of the following authorities। कुछ authorities के corporate jurisdiction इनको दे दिए गए थे, जैसे कि कंपनी लॉ बोर्ड का, Board for Industrial and Financial Reconstructions, Appellate Authority for Industrial and Financial Reconstructions, jurisdiction and power relating to winding up, restructure and other such provisions vested in the High Court. And last, in the first phase of the Ministry of Corporate Affairs has set up 11 benches
मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने 11 बेंचेस बनाए थे, 1 प्रिंसिपल बोर्ड एट न्यू दिल्ली, एंड दिस बेंचेस विल बी हेडेड बाय प्रेसिडेंट एंड 16 जुडिशियल मेंबर एंड 9 टेक्निकल मेंबर्स एट डिफरेंट लोकेशंस। तो ये कुछ उसका कॉन्स्टिट्यूशन मतलब उसके और सेटअप है, जिसमें लगभग लगभग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 11 बेंचेस बनाए थे। पहला प्रिंसिपल बेंचेस जो है वो दिल्ली में है और बाकी दूसरे जगह में है। और 16 जुडिशियल मेंबर होंगे, जिसमें से 9 टेक्निकल मेंबर स्टाफ होंगे जो हर एक बोर्ड में प्रेजेंट रहेंगे। दूसरा, एनसीएलटी के पास पावर जो है, एनसीएलटी हैज बीन एम्पावर्ड टू एक्सरसाइज द फॉलोइंग पावर। कौन कौन सा? मोस्ट ऑफ द पावर ऑफ द कंपनी लॉ बोर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956, ऑल द पावर ऑफ बीआईएफआर फॉर रिवाइवल एंड रिवोल्यूशन ऑफ सिक्स इंडस्ट्रीज। सिक्स इंडस्ट्रीज के लिए जो सिक्स इंडस्ट्रियल कंपनीज के लिए जो रिवाइवल जो प्रोसेस होगा वो भी यही डिसाइड करेंगे। इट हैज पावर ऑफ हाई कोर्ट इन द मैटर ऑफ मर्जर, डी मर्जर, एमलगमेशन, वाइंडिंग अप एक्सेट्रा। अगर कुछ करना होगा मर्जन डी मर्जन वगैरह वो भी यही करेंगे। और इनके पास और भी पावर होगा, जैसे पावर टू ऑर्डर रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी सच एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 445 QA ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। तो एनबीएफसी के भी प्रोविजंस, मतलब उनके जो डिपॉजिट वगैरह उनको भी रिपेमेंट करने के लिए कह सकते हैं। और इसके पास पावर ये भी है कि वो पावर टू वाइंड अप कंपनी, से कंपनी को वाइंड अप भी करवा सकते हैं और ये रिवाइव भी करवा सकते हैं कंपनियों को। होप ये दोनों प्रोविजंस आपको क्लियर हुए होंगे। ऑब्वियस सी बात है, सुप्रीम कोर्ट हमारा हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील होता है, तो अगर किसी ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के खिलाफ भी अगर आपको लगता है कि वो गलत और आपके फेवर में नहीं है या डिसीजन आपको पसंद नहीं है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और यही टाटा सन्स ने किया था, जो नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के डिसीजन के खिलाफ वो लोग सुप्रीम कोर्ट में गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने इनके डिसीजंस को सेट असाइड कर दिया था और जजमेंट टाटा सन्स के फेवर में कर दिया था। होप ये सारा मसला आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ पर 2-3 चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, एनसीएलटी, एनसीएलएटी और सुप्रीम कोर्ट का। चलिए अपने नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा न्यूज है वो स्यूज कैनल एक्सीडेंट। आपको मालूम होगा कि रिसेंटली एक जहाज, जो कंटेनर जहाज है, वो स्यूज कैनल को ब्लॉक कर दिया है पिछले 4 दिनों से, और जिसके चलते करोड़ों अरबों का लॉस हो रहा है। और इसके चलते प्रॉब्लम ये हो रही है कि बहुत सारे कच्चे माल और बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट भी कहीं ना कहीं स्टॉल हो चुके हैं। तो थोड़ा ये मसला समझते हैं, आखिर है क्या, हुआ क्या और इसको इसके अल्टरनेट सॉल्यूशंस क्या। मसला ये है कि रिसेंटली 400 मीटर लॉन्ग, ध्यान रखिएगा, ये जो जहाज आपको दिख रही है 400 मीटर लॉन्ग है और ये स्विस कैनल का एरिया है। ठीक है, ये स्विस कैनल के एरिया को पूरा इस तरह से एंगुलर ये लोकेशंस को मतलब ये इंस्टॉल्ड हो चुका है। असल में हुआ क्या था कि यहाँ से जो ये जहाज जो जा रही थी, इसमें कुछ विंड के चलते इसके बैक साइड को यहाँ रिवर्स कर दिया गया और ये जाके इस मिट्टी में चले गए, दब गए हैं, ये मिट्टी के अंदर लग गया है, जिसके चलते ये जहाज अब निकल नहीं पा रही है। बहुत सारी कोशिश की जा रही है यहाँ से ड्रेजिंग करने के लिए, बट फिर भी विंड के या जो वेव्स वगैरह हैं वो सारी मिट्टी यहीं पर डाल दे रहा है, तो वो निकाला नहीं जा पा रहा है बहुत जल्दी इसको, और जितना ही देरी हो रहा उतना ही ज्यादा लॉस, अरबों का लॉस हो रहा है इससे। ये कंपनी जो है, वो जो शिप जो है एवरग्रीन है, ये इसको ऑपरेट करता है टाइवानीज कंपनी जो इसका नाम है एवरग्रीन मैरीन, और ये दुनिया की सबसे बड़ी वेसल्स है, वन ऑफ द बिगेस्ट वेसल्स है एवरग्रीन जो है। इसमें लगभग लगभग 2 लाख टन की कैपेसिटी होती है और इसमें लगभग लगभग 20,000 कंटेनर इसके अंदर में आ सकते हैं। The ship ran aground and became lost sideways across the waterways on Tuesday after a gust of wind blew it off course. It is blocking one of the world's busiest trade route, causing a huge tailback of other ships trying to pass through the Suez Canal, which separate Africa from the Middle East Asia. Obviously बात है, जो स्विस कैनल है वो अफ्रीका को मिडिल ईस्ट एशिया से सेपरेट करता है। तो ये पूरा मसला है। अब आते हैं थोड़ा सा स्विस कैनल के बारे में, आखिर स्विस कैनल कैसे बना था, क्या हिस्ट्री है उसकी, क्या चीज है। देखिए, स्विस कैनल जो है वो हमारे रेड सी से मेडिटेरियन सी और रेड सी को ये कनेक्ट करता है, और ये बहुत ही ज्यादा ये हमारे जो मूवमेंट को मतलब ट्रेड के मूवमेंट को देखिए, अगर यही चीज अगर इंडिया से अगर किसी जहाज को जाना हो, तो अगर ये जब स्विस कैनल नहीं था तो वो पूरे ट्रेड रूट यहाँ से क्रॉस करके केप ऑफ गुड होप से होते हुए अगर उसको यूरोप वगैरह जा सकता। बट ये स्विस कैनल बनने के चलते ये क्या हुआ, ये जहाज ये रास्ते बहुत ही आसान हो गए और लगभग 15,000 माइल्स का रास्ता बचता है, या नहीं मतलब 10 से 15 दिन का ट्रैवल जर्नी बच जाती है। तो ये बहुत ही ज्यादा बहुत ही अच्छा चेंजेस था और इसके चलते ट्रेड काफी बूस्ट हुआ। अब मसला ये है कि यहाँ पर आखिर स्विस कैनल की हिस्ट्री क्या थी, कैसे बना था। देखिए, स्विस कैनल एक तरह से आर्टिफिशियल, ये एक तरह का आर्टिफिशियल सी लेवल वाटरवेज है इजिप्ट में, ये इजिप्ट के अंदर में है, कनेक्टिंग द मेडिटेरियन सी टू द रेड सी थ्रू द isthmus ऑफ स्विस isthmus से इसको कनेक्ट करता है, विच डिवाइड अफ्रीका एंड एशिया, ये अफ्रीका और एशिया को क्या करता है, डिवाइड करता है। इसका जो कंस्ट्रक्शन चालू हुआ था 1859 से लेके 1869 तक बाय द स्विस कैनल कंपनी फॉर्म्ड बाय फर्डिनेंड
दी लेसेपेस इन 1858। एफडी लेसेपेस थे, उनकी कंपनी ने ये बनाया था। इट वॉज ऑफिशियली ओपन इन 7 नवंबर 1869। 1869 को ये इसको खोला, 17 नवंबर सॉरी 17 नवंबर 1869 को ये खोला गया था। The canal offers watercraft a more direct route through between the North Atlantic and Northern Indian Oceans via the Mediterranean Sea, Mediterranean and Red Sea, thus avoiding the South Atlantic and Southern Indian Oceans. साउदर्न इंडियन ओशंस को किसी भी जहाज को जाने की जरूरत ही नहीं थी और यहाँ से डायरेक्टली वो यूरोप को ट्रेड कर सकते थे। ये बनने के बाद ये पूरी जो टोटल जर्नी है, इट रिड्यूसिंग द जर्नी डिस्टेंस फ्रॉम द अरेबियन सी टू द यूरोप बाय अप्रोक्सीमेटली 8,900 किलोमीटर्स या 5,500 माइल्स, या 8 से 10 दिन का लगभग जर्नी को बचाती है ये। इट एक्सटेंड फ्रॉम द पोर्ट सेड यहाँ पर है, ये पोर्ट सेड, ये जो पोर्ट है इसको पोर्ट सेड कहते हैं, और ये जो है स्विस पोर्ट है। Port said to the southern terminus of Port Tevfik at the city of Suez, and its length is 193 kilometers और या तो 120.11 माइल्स इंक्लूडिंग इट्स नॉर्दर्न एंड साउदर्न एक्सेस चैनल। तो ये कुछ इसके इंफॉर्मेशन है स्विस कैनल से रिलेटेड। हाँ, 2-3 चीजें और। स्विस कैनल हो सकता है इस बार आपके प्री में पूछा जाए, तो ये कौन से रिवर्स ओशन सीज को कनेक्ट करता है? एक तो ये मेडिटेरियन सी और दूसरा रेड सी। और एक चीज और, स्विस कैनल के अंदर में 2-3 लेक्स भी हैं, जैसे कि ये जो लेक है इसका नाम है स्मॉल बीटर लेक, ये है ग्रेट बीटर लेक, और ये जो लेक है इसको लेक तिम्सा कहते हैं। तो 3 लेक है यहाँ पर, लेक तिम्सा, लेक ग्रेट बीटर, लेक स्मॉल बीटर। हो सकता है यूपीएससी आपसे पूछे फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ आप बताइए। पोर्ट सेड मेडिटेरियन सी की तरफ पड़ता है और पोर्ट स्विस आपके स्विस कैनल की तरफ या रेड सी की तरफ पड़ता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, होप ये इन्फॉर्मेशन आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए, स्विस कैनल जो बना था उसको बनाने के लिए एक ट्रीटी साइन की गई थी, और वो जो ट्रीटी थी वो ट्रीटी या कन्वेंशन था, वो उसको बोला था वो कन्वेंशन ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। द कन्वेंशन ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इट इज अ ट्रीटी साइंड बाय द यूके, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्पेन, फ्रांस, इटली, नेदरलैंड, Russian Empire and the Ottoman Empire in 29th October 1888, which regulates the use of Suez Canal. Suez Canal के यूज के लिए ये कन्वेंशन बनाई गई थी, जिसमें कहा यह गया था कि Suez Canal को किसी भी हाल में बंद नहीं किया जा सकता, और चाहे लड़ाई हो या कोई भी वार के सिचुएशन में भी इसको बंद नहीं कर सकते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन सी जहाज, चाहे वो एनिमी जहाज ही क्यों ना अपना फ्लैग लेके जा रही हो। तो इस स्विस कैनल को किसी भी मामले में बंद नहीं किया जा सकता, ये ट्रीटी इंश्योर करती है। तो 2-3 चीजें हमें यहाँ याद रखनी है। एक तो कौन कौन से लेक हैं हमारे स्विस कैनल पे, पहला। दूसरा, ये स्विस कैनल बना कब था, ये किसके कंट्रोल में है, और ये क्या हेल्प करता है, और ये कितना लंबा है, और इसके डिस्टेंसेस ये कौन से 2 सीज को कनेक्ट करता है। होप ये इन्फॉर्मेशन आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लगी। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली अब देखिए स्विस कैनल के ब्लॉकेज के चलते आप देखिए बहुत सारे शिप्स यहाँ पर इंस्टॉल्ड हो रखे हैं, और उनमें जो कच्चा माल है वो खराब हो रहा है, और लाखों का लॉस हो रहा है, लाखों करोड़ों का। इंडियन गवर्नमेंट की कंपनी मतलब इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्रीज ने कहा है कि हमें इस स्विस कैनल के अल्टरनेट को चूज करना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, और उसका अल्टरनेट जो है वो साउथ अफ्रीका से होते हुए केप ऑफ गुड होप जो है वहां से होते हुए हमें जाना पड़ेगा। जरूर ये रास्ता 10 दिन का लगेगा, एक्स्ट्रा लगेगा, बट इस यहाँ पर तो अभी कोई भरोसा नहीं है कब तक ये रास्ता क्लियर होगा। तो कम से कम यहाँ मूवमेंट तो सही हो जाएगी, उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स या क्रॉप गुड्स को इसके थ्रू भेजा जा सकता है। कम से कम ये एक अल्टरनेटिव एक्सप्लोर किया जा रहा है। हो सकता है इससे कुछ चीजें कुछ राहत मिले, बट स्विस कैनल को खोलना बहुत ही जरूरी है, अगर ये नहीं खुला तो बहुत ज्यादा लॉस होगा। तो ये रहा स्विस कैनल, और उससे रिलेटेड कुछ होते हैं। आज का हमारा जो दूसरा नेक्स्ट जो न्यूज है वो है रिसेंटली पीएम मोदी बांग्लादेश गए हुए हैं, उनके 50वें नेशनल डे पर। बांग्लादेश जब आजाद हुआ था 1971 में, उसके बाद आज 2021 में आज 50 साल हो गए हैं बांग्लादेश के पूरे हुए। और इस समय पीएम मोदी ने शेख मुजीबुर रहमान को गांधी पीस प्राइज का अवार्ड, मरणोपरांत गांधी पीस प्राइज दिया है। ये पीस प्राइज उनकी दो बेटियां शेख हसीना और शेख रेहाना ने अपने पिता के नाम पर लिया है। तो ये एक बहुत बड़ा अवार्ड है जो कि इंडियन गवर्नमेंट किसी फॉरेन अफेयर्स या फॉरेन
पर्सनली या किसी को भी ये गांधी पीस प्राइज दे सकती है। ये गांधी जी के नाम पर बनाया गया है। चलिए थोड़ा समझते हैं आखिर ये गांधी पीस प्राइज होता क्या है। गांधी पीस प्राइज जो है इसको इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज भी बोला जाता है। इट इज नेम्ड आफ्टर महात्मा गांधी इज अवार्ड एंड इट इज अवार्डेड एनुअली बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर साल देती है एज ए ट्रिब्यूट टू द आइडियल स्पोज बाय द गांधी। ऐसे कोई भी पर्सनालिटीज जो गांधी जी के विचारों पर चलते हैं और उनके मतलब उनके दिखाए गए रास्तों पर चलते हैं, उनको इंडियन गवर्नमेंट ये प्राइज देती है। इस गांधी पीस प्राइज को 1995 में इस्टेब्लिश किया गया था गांधी जी के 125वें बर्थ एनिवर्सरी पर। दिस इज एनुअल अवार्ड गिवन टू इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशंस। ये इंडिविजुअल इंसान या किसी इंस्टीट्यूशन को भी दिया जा सकता है फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू नॉन वायलेंस एंड अदर गांधीयन मेथड्स। इस अवार्ड के संग 1 करोड़ का प्राइस राशि भी होती है विच इज कन्वर्टेबल इन एनी करेंसीज इन द वर्ल्ड, और एक प्लेको होता है। ये रहा आपको देख सकता है गांधी जी के स्टैचू बने हुए हैं यहाँ पर। एंड इट इज ओपन टू ऑल पर्सन रिगार्डलेस ऑफ नेशनलिटी, रेस, क्रीड और जेंडर। ये किसी को भी दिया जा सकता है चाहे वो किसी भी कोई भी नेशनलिटी या क्यों ना। इस जूरी में जो भी ये जूरी जो होगी, ये जो पीस प्राइज अवार्ड करेगी, इसके अंदर में इसके जूरी मेंबर जो होंगे, एक तो हमारे पीएम होंगे, दूसरे लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा, तीसरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चौथे स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड वन एमिनेंट पर्सन डिसाइडेड बाय द डिसाइड्स द, और एक एमिनेंट पर्सन होगा जो ये हर साल ये अवार्डी को डिसाइड करेंगे। अभी तक 19 लोगों को यह अवार्ड दिया जा चुका है, जिसमें से 2020 के लिए शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया, जो अभी रिसेंटली उनको दिया हैंडओवर किया गया, और 2019 में कबूस बिन सईद अल सईद को दिया गया। ये ओमन एम्पायर के राजा थे और ये बहुत ही लॉन्गेस्ट सर्विंग पर्सनल्स थे। उससे पहले ये होई सासाकावा को दिया गया जो जापान के थे। तो अब तक 19 पर्सनालिटीज और ऑर्गेनाइजेशंस को ये अवार्ड दिया जा चुका है। होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए हमारा नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है नामधापा नेशनल पार्क से रिलेटेड। हमारा जो लास्ट न्यूज़ है वो है नामधापा नेशनल पार्क से रिलेटेड। रिसेंटली an urgent request was made for the protection of Namdapa National Park, which is the home for 4 big cat species: leopard, tiger, clouded leopard and snow leopard। देखिए नामधापा नेशनल पार्क रिसेंटली वो इसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जिसके चलते जिसको बचाने के आवाजें उठ रही है। और नामधापा हमारे जो अरुणाचल प्रदेश में ये लोकेटेड है, और ये जो नेशनल पार्क है ये एक तरह का टाइगर रिजर्व भी है, और यहाँ पर लेपर्ड, टाइगर, क्लाउडेड लेपर्ड और स्नो लेपर्ड सारे चारों तरह के ये यहाँ पर टाइगर कैट स्पीशीज मिलते हैं, बिग कैट स्पीशीज। और नामधापा में होलोंग ट्री का भी इस मतलब एक होलोंग ट्री भी ग्रो करता है, और होलोंग ट्री ध्यान रखिएगा ये अरुणाचल प्रदेश का अरुणाचल प्रदेश का स्टेट ट्री है। नामधापा जो है इट इज लोकेटेड इन द इंडियाज ईस्टर्न मोस्ट टाइगर रिजर्व। इट इज लोकेटेड इन चांगलांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश नियर द इंटरनेशनल बॉर्डर विथ म्यांमार, और this area is located between Damphab ridge of Mishmi Hills, Mishmi and outskirts of northeastern Himalaya and Patkai range। पटकाई और मिश्मी हिल्स के बीच का ये लोकेशन पड़ता है, और यहाँ से नामधापा रिवर भी मूव करती है, हेंस द नेम नामधापा, और उसी के नाम से नामधापा नाम दिया गया है इस नेशनल पार्क का नाम। नामधापा इज इन फैक्ट द नेम ऑफ अ रिवर विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम दाफाबुम एंड मीट्स नोआ दिहिंग रिवर। This river flows right across in a north-south direction of the national park and hence the name Namdapa has been given। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं नामधापा से रिलेटेड। आशा है आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। कल फिर हम लोग मिलते हैं एक दूसरे डेली न्यूज एनालिसिस को लेकर। ऐसे और भी कंटेंट के लिए आप हमारे इंस्पिरेशन IAS यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपके हमारे यहाँ जो भी वीडियोस के अपडेट या नोटिफिकेशन हो आपको मिलती रहे। शुक्रिया।